हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स में। हमने इससे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में चारों डिसीज़ के बारे में एक ही वीडियो में कंप्लीट किए थे सारे चारों डिसीज़। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो डिसीज़ हैं, अस्थमा और सीओपीडी। उनकी डेफिनेशन, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अस्थमा से। Asthma is a condition in which airways become narrowed and then after secretion of mucus by goblet cells increase so that there is problem in breathing and patient feels uneasy। तो अस्थमा एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें एयरवेज मतलब होता है कि जो हवा जाने वाला जो रास्ता होता है वो बिल्कुल पतला होने लगता है, और पतला होने के साथ साथ ही उसमें जो ग्लोबेट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो सिक्रीशन करती हैं म्यूकस का। तो यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा, और जो ये रास्ता है अब वो पतला ऊपर से उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, तो जो हमारे एयर है वो अच्छे से पास नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और वो अच्छा फील नहीं करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एलर्जेंस कॉज ट्रिगर ऑफ अस्थमा। किसी को एलर्जी भी होती है तो इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमा जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है, एक एट्रोपिक और नॉन एट्रोपिक। एट्रोपिक फिर इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव अस्थमा अटसाउट्स फ्रॉम आउटसाइड्स ऑफ एलर्जेंस। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है जिस मतलब जो बाहरी चीज़ों की वजह से हो, जैसे कि कोई एलर्जेंस है, किसी चीज़ से एलर्जी है किसी पेशेंट को। इसमें एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल की जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहती हैं एटॉपिक में। फिर हम बात करते हैं नॉन एटॉपिक के बारे में। नॉन एटॉपिक में क्या होता है, ये इंट्रिंसिक अस्थमा होता है, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर से ही होता है, नॉन कॉमन, बहुत ही रेयर में हम लोगों को पाया जाता है ऐसा। ये इंटरनल एनवायरनमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। फिर हम देखते हैं इसकी एटियोपैथोजेनेसिस की, ये हमारा जो अस्थमा है वो कैसे फैलता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब कोई पेशेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, मतलब उसे हर चीज़ से दिक्कत होती है, किसी को पॉल्यूशन से दिक्कत होती है, मतलब ये सारी चीज़ें। फिर आता है जेनेटिक, मतलब अगर किसी को फैमिली में किसी को है और उसी की वजह से किसी और को भी हो रहा है, उसके बच्चे को हो रहा है, तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा एग्जाम्पल एस्पिरिन, जैसे कोई पेशेंट होता है अगर वो एस्पिरिन का ज़्यादा यूज़ कर ले तो उसको भी अस्थमा हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, तो इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। फिर देखिए ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा जैसे को केमिकल डस्ट, अगर कोई बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसको अस्थमा हो सकता है। वूल और कॉटन की इंडस्ट्री में मतलब वर्क करता है तो उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। कोई इंडस्ट्री में गैसेस जैसे कि टॉलून गैस होती है उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, और स्मोकिंग की वजह से अस्थमा हो सकता है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। तो ये सारी इडियोपैथोजेनेसिस से हमें किस किस वजह से अस्थमा हो सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि अस्थमा की वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, फिर हमें चेस्ट पेन होगा, कफ आएगा बहुत ज़्यादा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, और थ्रोट में हमारे जो गला है उसमें इरिटेशन होगी। तो हम इसके लिए हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अवॉइड कर सकते हैं एनवायरनमेंट एक्सपोजर, हम बाहर नहीं जाएं, तंबाकू और स्मोकिंग नहीं करें, हेल्दी डाइट लें, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा अस्थमा से बचने के लिए। और जो मेनली अस्थमा में जो हमारी ड्रग्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो थियोफाइलिन, ल्यूकोट्रिन और इनहेल्ड कॉर्टिकोसोल्स आर करंटली द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ अस्थमा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पहले से अस्थमा है, बहुत दिनों से है, तो उसको इनहेल्ड कॉर्टिस्ट्रॉइड्स दिए जाते हैं, जो मतलब वो इनहेलर के थ्रू इनहेल करते हैं। तो आई होप आपको अस्थमा समझ में आएगा। डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड जो डिसीज़ है सीओपीडी, कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इसकी फुल फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू WHO अ लंग डिसीज़ करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स। मतलब हमें अगर कोई भी लंग्स की डिसीज़ है, जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, मतलब उसमें अगर जो हमारे एयर है, लंग्स में एयर आती है, एयर फ्लो है, वो इंटरफेयर हो जाए नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा, एंड फुल्ली रिवर्सिबल इज टर्म सीओपीडी। मतलब कोई भी अगर हमें नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा अगर उसमें
जो हमारे एयर है वो उसको अंदर लंग्स में जाने में अगर कोई रुकावट आ रही है, उस डिजीज़ को हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। टाइप्स ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी दो तरीके की होती है, एक एम्फाइसेमा और एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो फर्स्ट आती है जो एम्फाइसेमा होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है, प्रोग्रेसिव होती है, इरिवर्सिबल डिसीज़ होती है, मतलब ये दोबारा से सही नहीं होती है, लंग्स की डिसीज़ होती है विच इफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक यूनिट बिकम डैमेज टू वॉल, परमानेंट डैमेज ऑफ एयर सैक। इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स होता है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देती है, उसकी वॉल्स को, और एक परमानेंट एयर जो हमारा सैक होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। दूसरा आता है ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइल ट्यूब। हमारे जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती हैं जो लंग्स दो लंग डिवाइड हो जाती है ट्रैकिया हमारे ब्रोंकाई में, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है विच कैरीज एयर टू द एंड फ्रॉम द लंग्स। तो उसमें कफ हो जाता है, म्यूकस जम जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। दो तरीके की सीओपीडी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस सबसे पहले कैसे होती है, या फिर तो आप तम्बाकू या स्मोक, एयर पॉल्यूशन किसी भी मतलब के कांटेक्ट में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज। एयरवेज में हमारे इन्फ्लेमेशन होगा जैसे कि ट्रैकिया में। फिर उससे क्या होगा, या तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑफ रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन। अगर हमें इन्फ्लेमेशन होगा, हमारे हर एक इन्फ्लेमेशन साइट पे साइटोकाइनिन्स रिलीज़ हो जाती हैं। फिर वो दो तरीके की हो जाएंगी, या तो सिस्टमिक इफेक्ट दिखाएगी, पहले म्यूकस वीकनेस, वेट लॉस होगा हमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ नेचुरल इंडेंजरस, इनहिबिशन होगा हमारे जो नॉर्मल इंडेंजरस सेल्स हैं उनका। फिर उससे क्या होगा, जब साइटोकाइनिन्स रिलीज हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, ये दो तरीके की हो जाएगी, कंटिन्यूस ब्रोंकाइल इन्फ्लेमेशन होगा हमारे लंग्स में, उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज प्रोटेज एक्टिविटी विद ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स। हमारे जो प्रोटीज है वो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो ब्रेक डाउन करने लगेगी इलास्टिन का। हमारे जो लंग्स है उसमें इलास्टिन, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें इलास्टिन होता है, जो इलास्टिन होता है उसमें जो प्रोटीज होता है उसका ब्रेक डाउन होने लगेगा, जिसकी वजह से एम्फाइसेमा होगा। तो इसकी वजह से हमें ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों का हमने इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ लिया। अब अगर हमें ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों हो जाएगा तो हमारा जो एयरवेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेंगे, कफ होगा, डिस्पोनिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें सीओपीडी हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, विजिंग होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, मतलब बहुत अकड़न रहेगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी, और हमारे जो एंकल्स हैं मतलब जो उसमें सूजन आने लगेगी। फिर हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। स्मोक इंसेसेशन, मतलब जो सांस लेने में स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग हमें बंद कर देनी चाहिए। लंग्स की थेरेपी होती है, एक ऑक्सीजन थेरेपी होती है और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन थेरेपी होती है, उसको हमें ज्वाइन करना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट करनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है ब्रोंको डायलेटर। हमारे जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट हो गए थे उनको डायलेट करने के लिए दो मेडिसिन आती हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है। जो लॉन्ग एक्टिंग होती है अल्फोरमोटलर और शॉर्ट एक्टिंग होती है आल्बुटरनॉल। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं, फ्लूटिकेसोन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक जैसे अरिथ्रोमाइसिन और सिफिक्जीन ये हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।